अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ कफ़ील कासिम और अब हम एक और वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक द डाइजेस्टिव सिस्टम इसके साथ अपनी एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हैं, जिसमें हम इंसान अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ कफ़ील कासिम और आज हमारी डिस्कशन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर होगी। आपने नोट किया होगा कि यहाँ पूरी दुनिया में कुछ ऑर्गेनिज़म्स ऐसे हैं जो कि अपनी खुराक ख़ुद बना लेते हैं, उनको पकाना नहीं पड़ता जैसे पौधे। और कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनको खाना खाने के लिए लड़ना पड़ता है। कुछ लोग पका के खाते हैं, कुछ लोग कच्ची सब्जियों को खा जाते हैं, कुछ लोग कीड़े खाने वाले हैं, कुछ लोग फ्रूट खाने वाले हैं, कुछ लोग सिर्फ सब्जियां खाने वाले हैं या पट्ठे खाते हैं जैसे गाय भैंस बकरियां, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत सारी चीज़ों को खा जाते हैं। तो अल्टीमेटली उनके पास उस किस्म की जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए भी एक सिस्टम मौजूद होता है। हम स्पेसिफ़िकली ह्यूमन बीइंग्स की बात करेंगे कि हमारे पास इस किस्म का कौन सा सिस्टम है जिसकी बेस पे हम बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ये सारी चीज़ें अपनी डाइट के अंदर रखते हैं और फिर वो किस किस तरह उनके अंदर डाइजेशन होती है। और ये सारी बातें आज हमारी वीडियो का जो है कंटेंट होंगी। इस सबसे पहले कि ये चीज़ें कैसे डाइजेस्ट होती हैं, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास किस किस्म का सिस्टम मौजूद है और वो जो सिस्टम है वो उसके कितने कंपोनेंट्स हैं और वो जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका फंक्शंस क्या है, और फिर किस तरह का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर किस किस्म का फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर हमें किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर पता होगा तो फिर हम उसका फंक्शन जान सकेंगे। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि आपने कुत्ते को देखा होगा कि उसके जो दांत हैं साइड वाले वो बड़े बड़े नुकीले होते हैं, और क्यों, उसकी वजह क्या है? क्योंकि उसकी खुराक ऐसी है। आपने गाय भैंस बकरी को देखा होगा कि उसके जो दांत हैं वो कुत्ते के दांत जैसे नहीं होते, क्योंकि वो पट्ठे खाने वाला एनिमल है। अब अपने अगर हम दांतों को देखें गौर से तो हमें पता चलता है कि हमारे जो फ्रंट वाले टीथ हैं ये थोड़े तेज़ होते हैं और उसके साथ नोकीले जनाब दांत मौजूद हैं, और उसके बाद दाढ़ें शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से हम चीज़ों को चबाते हैं। तो जिस तरह का फीडिंग हैबिट होता है उस किस्म का फिर अगले बंदे के अंदर उसके अंदर जो सिस्टम है ना वो डेवलप्ड होता है। तो अब हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे जो ह्यूमन बीइंग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस तरह का है। सबसे पहले तो आपने ये जो बात है ना ये याद रखनी है कि आप फिजियोलॉजी का कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवा देना। जिस तरह मैंने आपको बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम असल में वो वाला सिस्टम है जिसमें चीज़ों को डाइजेस्ट किया जाता है। डाइजेस्ट कैसे किया जाएगा ये उसके स्ट्रक्चर की बेस पे है, और उसके अंदर होने वाले जितनी भी छुरियाँ मौजूद होंगी जो चीज़ों को काटेंगी, जिनको हम बायोलॉजी के अंदर स्पेसिफिकली इंजाइम्स बोलते हैं, उनको देखा जाएगा। आपने उसके बाद उसकी डायग्राम बना देनी है। जो भी आप सिस्टम डिस्कस करने जा रहे हैं आपने उसकी डायग्राम बना देनी है। जब आप डायग्राम बना दोगे तो आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को याद करना आसान हो जाएगा, क्योंकि डायग्राम अपने तौर पर सारी स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशन ही होती है। और फिर जब आप स्ट्रक्चर बताते हो तो उसके बाद आपने हर एक स्ट्रक्चर का सेपरेट फंक्शन बता देना है। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पोर्शन एंड दिस होल वेसल, द ट्यूब इज लेबल्ड एज द एलिमेंट्री कैनाल। इसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो जो सबसे पहला पोर्शन है वो माउथ का है, और इस माउथ वाले पोर्शन के बाद एक छोटी नाली होती है जो हमारे यहाँ से शुरू होगी और मैदे तक लेके जाएगी खुराक को। उसको हम एसोफेगस बोलते हैं, और उसके बाद स्टमक आ जाएगा। उसके बाद दो जनाब इंटेस्टाइन होती है, एक छोटी आंत जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, और एक जो रेड कलर में आपको नज़र आ रही है बड़ी आंत जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन भी बोलते हैं। इसके साथ हमारे इस डाइजेस्टिव सिस्टम में लिवर भी अटैच होता है जो आपको इस तरह का नज़र आ रहा होगा, और इसके साथ हमारे सिस्टम के अंदर पेंक्रियाज अटैच होता है। अब आपको ये याद होना चाहिए कि चीज़ें माउथ से शुरू होती हैं, एनस पर ख़त्म होती हैं, और इसके दरमियान में मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं। नंबर 1 माउथ, नंबर 2 एसोफेगस, उसके बाद स्टमक, उसके बाद छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत, और एनस पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसके साथ दो
ग्लैंड्स और मौजूद है, 2 ऑर्गन्स ज़्यादा मौजूद है, नंबर 1 लिवर और दूसरा पेंक्रियाज। इन सब का हम फंक्शन अलग अलग डिस्कस करेंगे। मगर अगर हम माउथ को देखें स्पेसिफिकली तो हमें पता चलता है कि हमारे मुंह के अंदर टीथ मौजूद हैं, दांत मौजूद होते हैं, उसके बाद टंग ज़ुबान मौजूद है, उसके बाद ऑरल कैविटी है, स्पेस मौजूद है जिसके अंदर दांत और ज़ुबान और ये जो खाना खाने के बाद चबाने का अमल है वो जिस जगह पे होता है। अब फ़र्ज़ करें हमारे पास दांत भी मौजूद हों, ज़ुबान भी मौजूद है, थूक निकालने वाले, सलाइवा निकालने वाले सलाइवरी ग्लैंड्स भी मौजूद हैं, मगर स्पेस नहीं है, तो ये कहाँ काम करेंगे? सो ऑरल कैविटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैविटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद पैलेट है जिसे हम तालू बोलते हैं, ऊपर वाला जो मुंह की छत है वो, और उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो अपने अंदर से सलाइवा निकालते हैं, और जो सलाइवा निकालेंगे उसकी वजह से जनाब ना वो पानी निकलेगा और उस पानी की वजह से चीज़ें हमारी खुराक नरम हो जाएगी और उनको आगे अगले हिस्से के अंदर भेजना आसान हो जाएगा। सो ये एक स्ट्रक्चर है। अभी हमने इसका फंक्शन कोई नहीं देखा, अभी हमने सिर्फ ये देखा है कि माउथ के अंदर ये वाले जनाब चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करती हैं। सो आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द डाइजेशन। Whenever you are talking about the digestion, you must know these steps. The very first is ingestion, कि आपको चीज़ों को पहले अंदर लेके जाना है, फिर वो टूटना फूटना। डाइजेशन क्या है? चीज़ों का टूटना जो कॉम्प्लेक्स है उनका सिंपलर वन के अंदर चेंज होना, जो एब्जॉर्ब नहीं हो सकती उनका इस ऐसी चीज़ों में बदलना जो एब्जॉर्ब हो सकती हैं, उसको डाइजेशन कहते हैं। उसके बाद अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है कि जो आपने डाइजेस्ट कर लिया है, सिंपलर फॉर्म के अंदर बदल लिया है, वो जिस्म के हिस्सों के अंदर अब्जॉर्ब हो, स्पेसिफिकली ब्लड तक पहुंच जाए। उसके बाद ब्लड लेके जाना शुरू हो जाए, एसिमिलेशन कहलाता है। और उसके बाद जो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाए, सिस्टम ने डाइजेस्ट नहीं किया, उसको आपने बॉडी से बाहर निकालना होता है, उसको हम इजेशन बोलते हैं। सो कमिंग टुवर्ड द स्ट्रक्चर अगेन, माउथ के अंदर ये वाली चीज़ है। उसके बाद ये वाला जो एसोफेगस का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये वाला एसोफेगस इसे हम बोलते हैं। इसकी खुसूसियत ये है कि इसके अंदर यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होती है, मतलब चीज़ें ऊपर से नीचे की तरफ ही जा सकती हैं, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जा सकती। नॉर्मली ऐसा ही होगा, मसलन इसकी जो मूवमेंट है वो यूनिडायरेक्शनल है। अब आप रोटी खा के जनाब ना उस अपना गले से निगलने के बाद अपनी टांगें ऊपर भी कर लेंगे, लेकिन फिर भी वो जो रोटी है वो स्टमक में ही जाएगी, चाहे आप उसके अंदर कोई ग्रेविटी, उसके अंदर थोड़ा सा जोर तो लगाना पड़ेगा उसको, मगर वो जाएगी स्टमक में, क्योंकि इसकी जो मूवमेंट है वो नीचे की तरफ, स्टमक की तरफ ही है। अब सम टाइम ऐसे होता है कि हम कोई गलत चीज़ खा लेते हैं, गंदी चीज़ खा लेते हैं जो कि मुंह को धोखा दे जाती है, स्टमक तक पहुंच जाती है, तो बंदे को उल्टी आती है। तो फिर इस मूवमेंट को रिवर्स करना होता है, और उस वक़्त अगर किसी बंदे को उल्टी आई हुई हो, वॉमिटिंग का प्रोसेस हुआ हुआ उसके साथ, उसको पता होता है कि हाथ पाँव जनाब एक दफ़ा जकड़ लिए जाते हैं, सांस बंद कर लिया जाता है, और फुल जोर लगा के आपने स्टमक में पड़ी चीज़ों को बाहर निकालना होता है, तो इसको एंटी पेरिस्टाल्सिस बोलेंगे। इसका काम, एसोफेगस का काम सिर्फ और सिर्फ मुंह वाले खाने को स्टमक तक पहुंचाना है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करता, इसमें किसी किस्म की डाइजेशन नहीं होती। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स स्टमक। स्टमक एक जे शेप का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर तकरीबन 3 से 4 घंटों तक खुराक रहती है, और ये 3 से 4 घंटे तो खुराक रहती है, इसमें कुछ किसी हद तक डाइजेशन होती है। इसमें 2 किस्म के मसल हैं, एक जनाब गोल मसल हैं और एक लॉन्गिट्यूडनल जो लंबे लंबे मसल हैं, जिसकी वजह से उल्टा पुल्टा जाता है, मिक्स किया जाता है चीज़ों को। मिक्स इसको करना है, और वो है इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स मौजूद हैं जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 किस्म की चीज़ें हैं, उसमें 3 किस्म के सेल्स हैं। म्यूकस, पानी जैसा मटेरियल निकालने वाले सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स जो अपने अंदर से HCl एसिड निकालते हैं, और जो ज़ाइमोजेन सेल्स ये अपने अंदर से एक एंजाइम निकालते हैं जिसका नाम है पेप्सिनोजेन। तो वो जो पेप्सिनोजेन है, पेप्सिनोजेन, ये इनएक्टिव है, लेकिन इसको HCl की मौजूदगी में फिर एक्टिव के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जिसका नाम बन जाता है पेप्सिन, और फिर ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, ये प्रोटीन्स की डाइजेशन के लिए है। तो ये स्टमक के बारे में डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद आ जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के जनाब 3 हिस्से होते हैं, फर्स्ट ड्यूडेनम, उसके बाद दूसरे नंबर वाला जिजिनम, और तीसरे नंबर वाला इलियम। स्टमक किसी हद तक यहाँ से
मैस्टिकेटेड फूड यहाँ से काट के भेजी हुई बोलस की फॉर्म के अंदर जो फूल होती है उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस ऐड करता है, थोड़ी सी डाइजेशन करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन को दे देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी बॉडी के अंदर वो मेन ऑर्गन है जो कि डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर पूरे सिस्टम की हेल्प करता है, क्योंकि इसके पास 3 किस्म के जूस होते हैं। नंबर 1 जूस लिवर की तरफ से आता है। लिवर से कौन सा जूस आ रहा है? बाइल उसको बोलते हैं। नंबर 2 पैंक्रियाज से दूसरा जूस आ रहा है जो कि इसके ड्यूडिनम पोर्शन तक अटैच होगा। नंबर 3 इसके ड्यूडिनम के अंदर खुद इसका इंटेस्टाइनल फ्लूइड मौजूद होता है, जिसको हम ड्यूडिनल फ्लूइड भी बोलते हैं, इंटेस्टाइनल फ्लूइड भी बोलते हैं, वो यहाँ पे आता है। अब 3 किस्म के फ्लूइड मौजूद होते हैं और तीनों किस्म के ये जो फ्लूइड्स हैं, जो मटेरियल है, इनमें छुरियाँ मौजूद हैं, मतलब एंजाइम्स मौजूद हैं। वो फिर जो भी खुराक ऊपर से आएगी उसमें वो लिपिड्स हों उनकी डाइजेशन की जाएगी, प्रोटीन्स हों उनकी डाइजेशन की जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनकी डाइजेशन की जाती है, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उनकी भी इस पोर्शन के अंदर डाइजेशन की जाती है। यहाँ पे ड्यूडिनम के पोर्शन के अंदर डाइजेशन तो नहीं होती मगर मटेरियल सारा इकट्ठा कर लिया जाता है। ड्यूडिनम के पोर्शन के अंदर सबसे ज़्यादा डाइजेशन का प्रोसेस होता है और डाइजेशन होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो एब्जॉर्प्शन का है। तो इलियम वाले पोर्शन के अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जॉर्ब कर लिया जाएगा क्योंकि यहाँ तक डाइजेशन काफ़ी हद तक हो चुकी होगी मटेरियल की। अब वो जो ऑब्जॉर्प्शन है वो किस तरह होगी? अगर आप इलियम के पोर्शन को बाहर निकालें, मतलब इलियम की नाली को फाड़ें और देखें, उसके अंदर ना एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जैसे टॉवल होता है, तौलिया होता है, छोटे छोटे बाल लगे होते हैं, उन बालों को हम बोलते हैं जनाब विल्लाई। अगर आप विल्लाई को माइक्रोस्कोपिकली और ज़्यादा बड़ा करके देखेंगे तो उसके ऊपर भी कुछ छोटे छोटे इस तरह के बाल नज़र आ रहे होंगे, इनको हम बोलते हैं जनाब माइक्रोविल्लाई। जो माइक्रोविल्लाई है यहाँ से चीज़ों को ऑब्जॉर्ब करवाया जाता है, या ये वाली जो है नालियाँ हैं ये ब्लड वेसल्स हैं, फिर यहाँ से चीज़ों को ऑब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज दिया जाता है और ब्लड से फिर वो जनाब ना ऑब्जॉर्ब चीज़ें जिस जिस जगह के ऊपर ज़रूरत होती है वहाँ तक पहुँचा दी जाती हैं और अल्टीमेटली इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन बोलते हैं। ये यहाँ तक प्रोसेस हो गया। उसके बाद मटेरियल को लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भेज दिया जाएगा। इसका जो सबसे बड़ा ये वाला पोर्शन है इसको हम सीकम बोलते हैं और उसके बाद जनाब कॉलन आ जाएगा और उसके बाद रेक्टम का पोर्शन होता है। सीकम, कॉलम और रेक्टम, ये 3 इसके पोर्शन है। इसके अंदर किसी भी किस्म की डाइजेशन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को ऑब्जॉर्ब करवाया जाता है और मैक्सिमम वो ऑब्जॉर्प्शन जो होती है वो वाटर की होती है। और इसके अलावा जनाब अली जो जब ये कॉलन का पोर्शन भरना शुरू हो जाएगा सीकम, और उसके बाद ना रिफ्लेक्सेस जनरेट होंगे, दिमाग तक पहुंचाए जाएंगे कि ये जो पोर्शन है ये काफ़ी हद तक भर गया है और इसके अंदर मटेरियल मौजूद है, वेस्ट मटेरियल जिसे हम फीसिस बोलते हैं वो मौजूद है, तो इसको डेफिकेट कर दिया जाए तो फिर जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। सो रिपीटिंग अगेन कि यहाँ से खुराक को खाना है। अब इसके अंदर बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ ना मिस हुई हुई हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करें। मतलब मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे एक एंजाइम का नाम बताया जिसका नाम पेप्सिन है। आपको स्ट्रक्चर सारा पता एक दफ़ा लग जाना चाहिए। उसमें हमें आप पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को याद कर लें, देख लें, 1-2 दफ़ा बना लें, स्ट्रक्चर बना लें, डायग्राम बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बनाएं, तो रिलेटेड एंजाइम्स जो होंगे उसको जनाब ना हम फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर डिस्कस करेंगे कि इस जगह पे कौन सी छुरी है, इस जगह पे कौन सी छुरी है जो हेल्प करती है, ये जो तीनों किस्म का फ्लूइड है इनमें कौन कौन सी छुरियाँ ऐसी हैं जो डाइजेशन के प्रोसेस में, डाइजेशन मीन्स to convert the complex molecule into the simpler one, so they will be able to they will be absorbed in the blood through the membrane of the small intestine, specifically in the ileum। वहाँ से absorb होकर ब्लड तक आ जाएंगे और उसके बाद जनाब सिलसिला इनका चलना शुरू हो जाएगा। सो आपने एक दफ़ा स्ट्रक्चर इसका देख लेना है। जो एंजाइम्स होंगे उसके ऊपर हमारी डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो के अंदर होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको ये काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी और फिर हम इसके अंदर कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी जैसे यहाँ पे माउथ के अंदर वो जो सिलेक्शन होनी है, खुराक को सिलेक्ट करना है, उसके बाद उसको मेस्टिकेट करना है और नरम करना है, फिर उसको आगे स्वेलो करना है, फिर जनाब आगे कैसे कौन चर्निंग का मैकेनिज्म होगा, बोलस को काइम में कन्वर्ट कैसे करना है, ये कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी हैं जो कि हम नेक्स्ट जो होगा लेक्चर उसके अंदर देखेंगे। आई होप आपको समझ लग गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।